हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को लेकर। हमने इससे पहले बहुत सारे चीज़ कवर किया था। हम जो कवर कर रहे थे, अच्छे से मोबाइल खोल लीजिए और अच्छे से देखने का कोशिश करिए, एक एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रीलिम्स में पॉल्यूशन से रिलेटेड एक दो सवाल तो रहेगा ही रहेगा, मिनिमम 2 सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे पॉल्यूशन से लेकर। ठीक है, समझ में आया? इंडोर एयर पॉल्यूशन, ठीक है। हम नो करंट अफेयर्स, इन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडोर एयर पॉल्यूशन। समझ में आया? इंडोर एयर पॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या है कि हमें सबसे बड़ी बात है कि डेवलपिंग कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आउटडोर पॉल्यूशन, ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? इंडोर पॉल्यूशन। इंडोर पॉल्यूशन बहुत बड़ा समस्या है हमारे कंट्री में, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा समस्या है, और स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा समस्या है, जहाँ पे हमारी माताएं सब क्या करती है? बायोफ्यूल यूज़ करती है, बायोमास यूज़ करती है। ये बहुत ज़्यादा समस्या है। आई एम ऑन द रिकॉर्ड, इसलिए मैं कुछ दूसरा चीज़ नहीं बोल सकता हूँ, बात समझिए। तो इंडोर एयर पोल्यूशन जो है, ये एक्चुअल रीजन है हमारा, इट इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ इंडोर एयर क्वालिटी। जो भी हमारा घर के अंदर जो प्रेजेंट है एयर, उसका डिग्रेडेशन होना, दैट इज़ कॉल्ड इंडोर एयर पोल्यूशन। और देखते हो जिस हिसाब से आज भी बात हो रहा था क्लास में कि एसी लगवा दीजिए, एसी लगवाने से क्या हुआ? इंडोर एयर पोल्यूशन हो रहा है, सभी चीज़। बात समझ में आया? क्या बोले? नंबर 1 देखो, ये एक्चुअली 10 टाइम्स वर्स देन आउटडोर एयर पोल्यूशन है। बाहर जो तुमको एयर पोल्यूशन मिलेगा उससे 10 टाइम ज़्यादा खतरनाक है ये इंडोर। हम कभी फोकस ही नहीं करते, हम मास्क लगा के बाहर चले जाते हैं कि बाहर हमको पोल्यूशन मिलेगा। दिक्कत वाली बात है कि इंडोर पोल्यूशन क्या है? 10% वर्स देन है। समझ रहे हो? 10% खतरनाक है, 10% भी नहीं, 10 टाइम्स खतरनाक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? देखो एग्जांपल देखो, जब बिकॉज कंटेन एयर एरिया कॉजेज पॉल्यूटेंट टू बिल्ड अप मोर देन ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेस में क्या होता है कि आपके जितने पॉल्यूटेंट है वो स्केप कर जाते हैं, और जो आपके इंडोर रहते हैं इसमें स्केप नहीं करते हैं, भागता नहीं है, यहीं पे रह जाता है। यही कारण है कि और ज़्यादा वातावरण को और पॉल्यूटेड कर देता है। हाँ, तो रमान जी, हम पहला वाला चीज़ याद करना चाहेंगे। आपको इससे पहले बहुत कुछ बता दिया गया था, आप याद करिए। वोलाटाइल कंपाउंड जो था, VOC, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताए थे, रेडॉन के बारे में बताए थे हम। इससे पहले जो जस्ट क्लास लिए थे उसमें हम क्या बताए थे? बहुत सारा, जब पेंट से होता है, कॉस्मेटिक से होता है, कॉस्मेटिक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सब चीज़ वही है, वही तो इंडोर पोल्यूशन हो रहा है। अब भले ही कहिएगा कि बहुत सारे चीज़ पे आप यूज़ नहीं करिएगा, कॉस्मेटिक तो यूज़ करता ही लोग सब, फ्रिज से यूज़ होता ही है। तो हम चाह के भी नहीं बच सकते हैं। तो यही कहा गया है कि इंडोर एयर पोल्यूशन इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ इंडोर एयर क्वालिटी। नंबर 1, ये 10 टाइम्स वर्सर हो सकता है आउटडोर एयर पोल्यूशन से। रीज़न यही है, स्पेस नहीं मिल पाता इसको बाहर जाने का, ट्रैप हो जाता है। और मैंने ये चीज़ कह दिया कि डेवलपिंग कंट्री में हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन फार आउटवे दोस ऑफ द आउटडोर एयर पोल्यूशन। हम तो बोल रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में क्या कि इंडोर पोल्यूशन ज़्यादा खतरनाक है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री का रूरल एरियाज़ को में, जहाँ पे अभी भी हम बायोमास यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने कहा ये बहुत पहले भी कि जो हमारी महिला सब यूज़ करती है, वो वाला जो भी चूल्हा है, उससे बहुत ज़्यादा सूट होता है, ब्लैक सूट सब निकलता है, कार्सिनोजेनिक होता है वो सब, उससे कैंसर भी हो सकता है। तो बहुत ही खतरनाक है इंडोर एयर पोल्यूशन रूरल एरियाज़ में। अब देखो, तो इसमें हम समझेंगे कि क्या सोर्स है इंडोर एयर पोल्यूशन का। सोर्सेस क्या है? सबसे बड़ी बात है कंबसन। कंबसन मतलब क्या? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी चीज़ का जलना। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई चीज़ का बर्न होना इस कंबसन। बर्निंग और कंबसन में अंतर होता है, समझे? तो इसमें हम बात करेंगे कंबसन, बहुत सारे चीज़ जब जलते हैं तो इंडोर पोल्यूशन वहाँ से बनता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि बायोमास फ्यूल जब तुमने बर्न किया तो उस समय बहुत सारे चीज़ तुम्हारे बायो प्रोडक्ट निकले उसके। एग्जाम्पल सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, यानी कि PM 2.5 निकला रामानंद जी, PM 10 निकला। अब PM 2.5 के बारे में तो क्या बताएं हम, वो तो इतना छोटा होता है कि आपके लंग्स के अंदर भी चला जाता है। नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा इससे। हाँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और फॉर्मल्डिहाइड जो कि बेंजीन है आपका, है ना। तो ये सभी क्या है आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसका हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, समझे। जब हम इनकम्प्लीट कंबसन करते हैं, इनकम्प्लीट कंबसन का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से जला नहीं है। जैसे देखो ब्लैक सूट,
हम गांव में देखते हैं कोई भी हम चढ़ाते हैं यूटेंसिल तो नीचे देखते हो ब्लैक सूट हो जाता है, वो भी इनकम्प्लीट इनकम्बसन का ही एक एग्जाम्पल है। जैसे एलपीजी अभी जो गैस चूल्हा है घर में, उसमें हम कितना बढ़िया से नीचे देखोगे तो वहाँ पे नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वो कंप्लीट कंबसन है। तो इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे अनवांटेड गैस निकलते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है तुम्हारे इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए। दूसरा देखो, बहुत सारे कोल, जब कोयला को जलाओगे तो जाहिर सी बात है कोल इज़ ऑल अबाउट योर कंटेंट ऑफ सल्फर, सल्फर पूरी तरीके से मिला हुआ है, तो सल्फर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो उससे भी आपका होगा। उसके बाद आर्सेनिक पार्टिकल्स, आर्सेनिक पार्टिकल बहुत खतरनाक है ये, जो कि वाटर में भी पाया जाता है। ये सभी चीज़ हम कोल को जलाते हैं तो हमें मिलता है, और ये सब कंट्रीब्यूटर है इंडोर एयर पोल्यूशन का। उसके बाद देखो, जैसे बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी के बारे में बात कर रहे थे। एग्जाम्पल जो कि पेंट से आया है, वैक्सेस से आया है ना, पॉलिशिंग मटेरियल से, कॉस्मेटिक्स से, ये भी जब यूज़ करते हैं, समझें, ये भी जब यूज़ करते थे, यहाँ से भी इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। देखो बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स, बहुत सारे बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, जैसे देखो ये डस्ट माइट्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, मोल्ड्स मतलब होता है फंगस, बात समझे ना, फंगस, पोलन हो गए, ठीक है, और इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं, स्टैग्नेंट वाटर हो सकते हैं, मैट्रेसेस हो सकते हैं, कारपेट्स हो सकते हैं, इससे भी क्या होता है, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट बढ़ता है, वो भी इंडोर पोल्यूशन को ही बढ़ाता है, बात समझे ना। जैसे देखो बिल्डिंग मटेरियल है, रेडोन है, एस्बेस्टोस है, एस्बेस्टोस के बारे में बताए थे पिछले क्लास में, हैवी मेटल पार्टिकल्स यूज़ करते हो, है ना, कैडमियम इस तरह का यूज़ होता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर कंट्रीब्यूट कर रहा है। टोबैको स्मोक, ये पीना, घर में रूम के अंदर पी रहे हो, यस, ये सब एक्चुअली क्या है, इंडोर पोल्यूटेंट है। ये एक्चुअली डेवलप कंट्री में ज़्यादा होता है, क्योंकि डेवलप कंट्री क्या है, पूरी तरीके से उसके पास साधन आ गया टेक्नोलॉजी का, है ना, टेक्नोलॉजी का जब साधन आ जाएगा तो इस तरह का तुम्हारा रेडोन, एस्बेस्टोस, हैवी मेटल पार्टिकल्स होंगे। क्यों, बड़े बड़े एसी हो गए डेवलप कंट्री में, घर के अंदर सब व्यवस्था होगा, जब घर के अंदर सब व्यवस्था होगा तो पोल्यूटेंट भी होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो दो रेडोन जो देखते हो, एस्बेस्टोस देखते हो, इस जितने भी तुम्हारे हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है स्पेशली डेवलप्ड कंट्री के लिए, जो डेवलप्ड इकोनॉमिक्स है, बात समझे। जो कंबसन प्रोडक्ट्स ऑफ बायोमास फ्यूल्स कंट्रीब्यूट मोस्ट टू, जितने भी तुम्हारे ये बायोमास फ्यूल्स, यानी कि बायोमास फ्यूल जो तुम्हारा गोबर गया हो गया, तुम्हारा उसका मीथेन का बनता है जो भी, या कोल हो गया, इसके जलाने की वजह से क्या हुआ कि ये एक्चुअल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपिंग कंट्री में इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए, क्योंकि हमारा अभी भी डेवलपिंग कंट्री पूरी तरीके से अपना एनर्जी सिक्योरिटी थर्मल पावर प्लांट पे बेस्ड है। तो यही जब जलता है तो जैसे मान लो कि तुम्हारा घर बगल में है, थर्मल पावर प्लांट बगल में है, तो ऑब्वियसली इंडोर पोल्यूशन होगा तुम्हारा। इसके लिए लास्ट में एक चार्ट भी है, उसमें समझ लेना तुम। तो कंबसन प्रोडक्ट्स ऑफ बायोमास फ्यूल, जब बायोमास फ्यूल को हम जलाते हैं, उसका जो भी प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है इंडोर एयर पोल्यूशन में, वो भी स्पेशली कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्री में। क्यों, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री पूरी तरीके से थर्मल बेस्ड पावर प्लांट पे डिपेंड करता है अपने एनर्जी के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिए जो बताएं वही सब चीज़ है कि सोर्सेस ऑफ इंडोर एयर पोल्यूटेंट कहाँ कहाँ से है, तो उसको जूम करके देख लो। एक मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया, यानी कि फंगी एंड बैक्टीरिया हो गया कोमल, यानी कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जो ऊपर वर्ड लिखा दिया गया था, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। देखो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, जो कि फर्निशिंग से निकलता है, बिल्डिंग मटेरियल से निकलता है, केमिकल फ्यूम्स हो गए, पेंट से जो निकला, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। केमिकल से निकलते, क्लींजिंग प्रोडक्ट से जो सामान तुम सफा, यानी कि जो बहुत सारे सामान आता है ना जी, कॉस्मेटिक के लिए आता है, घर में बहुत सारे यूज़ करने के लिए आता है, उससे भी निकलता है। सिगरेट और टोबैको से हो रहा है, जो भी बताए हैं जस्ट। एनिमल हेयर हो गया, डेंडर से भी हो गया, डस्ट माइट से भी हो गए, कंबसन गैसेस से हो गया, और सो ऑन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे कि भारत ने क्या क्या प्रयास किया है एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए। और अमन जी यहाँ पे आपका एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा, CACP का, जो हर समय न्यूज़ में रहता है। तो हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है भारत का। इसमें पूरी तरीके से कहा गया था कि हम भारत का जो एयर क्वालिटी है, एम्बियंट एयर क्वालिटी, क्या होता है एम्बियंट एयर, मतलब सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में तुम घिरा हुआ है उसका क्या है, दैट इज़ ए एम्बियंट। हमारा सराउंडिंग का क्या क्वालिटी रहेगा, यही डिपेंड करेगा कि हम सांस लें, क्योंकि हम सांस लेंगे नहीं यहाँ से, तो हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसी चीज़ को इसी चीज़ को बल देने के लिए हम इस तरह का एम्बिशियस प्रोग्राम लेके आते हैं। देखो CPCP, यानी कि CPCB जो है तुम्हारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये तुम्हारा कहने का ये एग्जीक्यूटिंग बॉडी रहेगा किस चीज़ के लिए, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए। और ये क्या करेगा, एम्बियंट एयर क्वालिटी को क्या मॉनिटर करेगा। एम्बियंट एयर क्वालिटी मतलब क्या कि जो सराउंडिंग आपका एयर क्वालिटी कैसा है रमानंद जी,
ठीक है, उसके लिए जो बॉडी हो गया, एपेक्स जो बॉडी होगा वो क्या होगा, CACP होगा। इंपॉर्टेंट है जी, ये सवाल पूछा गया है सिविल सर्विस में, 18 में पूछा गया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये कौन सा प्रोग्राम देखेगा कोमल, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ पे फोकस किया जाएगा। नंबर 1 क्या है कि डिटरमाइन स्टेटस एंड ट्रेंड्स ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी। स्टेटस देखना, क्या भाई PM 2.0 कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, क्या वो लिमिट में है, क्या वो सीवियर हो गया, क्या वो नीचे वाला है, क्या मॉडरेट है वो, क्या कि या फिर एवरेज है वो। ये सब चीज़ जानते ही हैं कि दिल्ली में दिसंबर में लागू हो जाता है ये सभी चीज़, कि सीवियर है कि या बहुत ज़्यादा ही सीवियर है। तो यही जब स्टेटस देखने के लिए कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी का स्टेटस क्या, ट्रेंड्स क्या है, कल की स्थिति में क्या रहा और आज क्या हुआ, एयर ब्लो होने की वजह से क्या स्थिति हो रहा है उसमें। एयर ब्लो होता है तो पोल्यूटेंट्स हट जाते हैं। दूसरा देखो, टू असर्टेन द कंप्लायंस ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्या नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा एम्बिएंट एयर क्वालिटी है, यानी कि जो सराउंडिंग जो एयर है, क्या वो NNAAQS के स्टैंडर्ड से मेंटेन करता है। मेंटेन नहीं करता है तो हम किस तरह का प्रोएक्टिव मेजर्स लेंगे, किस तरह का हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे वहाँ पे। हो सकता है हम बोल दिए कि थर्मल पावर प्लांट हम दूर कर रहे हैं यहाँ से, इस जगह से दूर करेंगे, हुआ है ऐसा। या हो सकता है हम ऑड इवन और ऑड रूल लगवा दें, जैसे दिल्ली में हुआ है ये भी चीज़। तो बात समझे ना कि NAAQS जो तुम्हारा क्या कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से कितना एम्बिएंट एयर क्वालिटी में कितना सुधार आया है, कितना फॉलो किया जा रहा है, ये भी सब चीज़ कौन कौन चेक करेगा, CPCB। और किस प्रोग्राम के अंतर्गत, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। समझ गए ना बात को, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के कोई। उसके बाद देखो, टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लाइंट सिटी, देखेंगे कि कौन सा सिटीज़ और टाउन्स हमारा बात ही नहीं मान रहा है। हम बता दिए कि रूल्स और रेगुलेशन हम बता दिए कि आपको फॉलो करना होगा, इतना स्टैंडर्ड पे फॉलो करना होगा, थर्मल पावर प्लांट से इतने पोल्यूटेंट निकल सकते हैं, इसके लिए आपका व्यवस्था होना चाहिए, इस टाउन में ये सब होना चाहिए। मान लो कि कोई फॉलो नहीं हुआ तो पनिशमेंट होना चाहिए उसके लिए, ये सब भी देखेगा। टू अंडरटेक प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स, समझ गए, तो प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स की कैसे हम सुधार सकें अपने टाउन्स और सिटीज़। क्यों, क्योंकि एयर पोल्यूशन मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन से लोग काफ़ी मरते हैं। जितना हमारा एक्सीडेंटल 1.5 लाख होता है, लगभग लमसम वही है इसका भी रेशियो। लंग्स कैंसर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत का ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये किसके अंदर है, तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर है, बात समझे। और ये कब बनाया गया था रमानंद जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बनाया कब गया था, ये 1974 में बनाया गया था कोमल, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 को ध्यान में रखते हुए, बात समझे। जब ये एक्ट है, अब देखो वाटर है, वाटर एक्ट है, यानी कि उसको बचाना होगा, यानी कि वाटर जो पोल्यूटेड हो रहा था उसको बचाना होगा, तो उसके लिए बॉडी लाना होगा। और उसके लिए हमने क्या इस एक्ट से बॉडी बनाया है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारा। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट से पास होके हुआ है, या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी से, नीचे असेंबली से भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि बाद में इसका पावर और बढ़ा दिया गया, कब, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। जब 1981 में ये ऊपर वाला वाटर था, 81 में एयर है, तो कोमल इससे ही पावर डिराइव करता है तुम्हारा CPCP 1974 के एक्ट से भी पावर डिराइव करता है और 81 के एक्ट से भी करता है। कहने का मतलब इसका दायरा और बढ़ा दिया कि वाटर में भी कोई पोल्यूशन हुआ तो यही बॉडी देखेगा, एयर में भी हुआ तो रमानंद जी यही देखेगा। ये इंपॉर्टेंट है, दायरा बढ़ा दिया गया है इस चीज़ का। अब देखना होगा आपको ये भी चीज़ देखना होगा कि क्या क्या काम हुए हैं, ठीक है। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर द स्टैंडर्ड फॉर एम्बिएंट एयर क्वालिटी। इसमें बोला जा रहा है कि जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा, यही नेक्स्ट जिसको बोलते हैं NAQS, वही क्या होना चाहिए, एम्बिएंट एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड होना चाहिए। मान लीजिए इसे डिविएट कर गया तो हमको करेक्टिव मेजर्स लाना होगा एज पर दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के हिसाब से लाना होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या किए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगाए हैं, है कि नहीं, जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगा, देयर एप्लीकेबल नेशन, ये पूरा भारत में होगा। द CPCP हैज़ बीन कन्फर्ड दिस पावर बाय, देखो ये 90 वही सब चीज़ लिख दिया है। और इसमें NAAQS जो तुम्हारा जो देखेगा कि स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी के अंदर ये 12 पोल्यूटेंट पे काम करेगा, 12 पोल्यूटेंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आएगा आपका क्वेश्चन सब, इसमें दे देंगे 4 ऑप्शंस, बोलेगा कि कौन सा सही है। तो ये भी जान लोगे तो अच्छा होगा, ये जान लोगे तो एलिमिनेट करने में आसान होगा। ये जो 12 जो पोल्यूटेंट है, किस पोल्यूटेंट को देखते हुए हम फैसला करें कि हमारा क्या हो गया, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा फिक्स हो गया।
देखो क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, PM10, PM2.5, ओजन है कोमल। ये कौन सा ओजन है कोमल? ट्रोपोस्फेरिक ओजन है, स्ट्रेटोस्फेरिक नहीं है, क्योंकि हमने बोला ना कि ट्रोपोस्फेरिक जो ओजन होता है वो खतरनाक होता है, पोल्यूटेंट होता है। लीड देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, आर्सेनिक देखो, निकल देखो, बेंजीन देखो, अमोनिया देखो, एंड बेंजोप्रीन देखो, प्रीन समय बेंजोपेरिन। ये सभी क्या है? ये सभी तुम्हारा 12 जो है पोल्यूटेंट है, इसके हिसाब से देखा जाता है, और उसके बाद NaQX फिक्स होगा, और उसके हिसाब से देखा जाए कि क्या हमारा एम्बियंट एयर क्वालिटी है। हम दिल्ली का देखेंगे, हम दूसरे टाउन का देखेंगे, हम मुजफ्फरपुर का देखेंगे, हम बेगूसराय का देखेंगे, और ये नेशन वाइड है, नेशन वाइड एम्बिशियस प्रोग्राम है जी भारत सरकार का। देखो तो NAC क्या है? आर द मैक्सिमम परमिशन लिमिट, यानी कि NAC क्या बोलता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, इससे आप ज़्यादा कर दिए तो बहुत हार्मफुल हो सकता है। देखो वही आंकड़ा है यहाँ पे, देख लो कि सल्फर डाइऑक्साइड, मान लीजिए रमानंद, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, मान लीजिएगा अगल बगल इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आप कितना परमिट करोगे? 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आया ये? मान लो कि वो रेसिडेंशियल और रूरल एरियाज है, तो उसमें हम 60 माइक्रोग्राम ही करेंगे। और मान लो कि सेंसिटिव एरिया है, रमानंद जी बात समझ रहे हैं ना? सेंसिटिव मतलब क्या? प्रोटेक्टेड एरियाज, समझे? प्रोटेक्टेड एरिया मतलब उसमें तुम्हारा ये हो गया, लेट से फॉरेस्ट एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हुआ प्रोटेक्टेड एरियाज, तो उसमें हम बस 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब करेंगे। समझ में आ गया? यही तो NAC है, समझ गए ना? तो किस तरह होगा, यानी कि रेसिडेंशियल एरिया में मात्र हम 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब करेंगे, मगर जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ तो होगा ही होगा, इसलिए वहाँ का थोड़ा दायरा हम बढ़ा देते हैं। उसी तरह देख लेते हैं, सबका है आप कार्बन मोनोऑक्साइड का भी देख सकते हैं, ऑक्साइड सब, नाइट्रोजन देख सकते हैं, सभी का देख सकते हैं। बस मैंने ये आंकड़ा रटने वाला आंकड़ा नहीं है, बस आपको बताने के लिए है कि क्या होता है, कैसे क्या आता है। देखो क्लास ख़त्म कर दिए हैं, ये 15 मिनट्स का ही होगा, तो मैंने क्या कवर किया है देखो, मैं फिर से एक बार रिवाइव कर देता हूँ 2 मिनट में। हमने इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में बताया है, और उसमें डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बारे में भी चर्चा कर ही लिया है। डेवलपिंग कंट्री में हमने देखा कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इंडोर एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, और हमने देखा कि इनकम्प्लीट जो इनकम्बेंशन होता है, समझे, वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, बात समझे। उसमें हमने देखा कि कैसे हमारा पेंट हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इंडोर पोल्यूशन बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमने बहुत सारा बात किया, हमने बात किया कि बायोलॉजिकल एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एंड सो ऑन। उसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट हुआ इस क्लास में, दैट इज़ अ नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको ऑथराइज करने के लिए, यानी कि इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगा वो कौन होगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर, समझे। और ये पावर डिराइव करता है तुम्हारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, और लाइकवाइज जो एयर के लिए भी बने हैं 1981, वहाँ से भी पावर ड्रॉ करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो 4 जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बता दिया मैंने। और ये पूरी तरीके से जो NAC होगा, NAC मतलब क्या हो गया? पूरी तरीके से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये 12 पोल्यूटेंट को देखेगा। उसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड से लेके बहुत सारा एमोनिया, बेंजीन सब बता दिया है। और उसके बाद हमने कंसंट्रेशन बताया कि कैसे इंडस्ट्रियल एरिया में अलग कंसंट्रेशन होगा, रेसिडेंशियल एरिया में अलग होगा, और सेंसिटिव एरिया में अलग होगा। दैट्स इट।